तो इस पर्टिकुलर वीडियो में वी विल बी इंटरेक्टिंग विथ आरुषि मिश्रा and as you all know she has secured all India rank 2 in IFS 2018 and all India rank 229 in CSE 2019 and उन्होंने in all her 6 attempts she has come in flying colors in the prelims. तो इस पर्टिकुलर वीडियो में प्रीलिम्स से रिलेटेड जो 5 जून को होने वाला है तो सारी स्ट्रेटजी जो उनकी भी स्ट्रेटजी थी रिगार्डिंग टेस्ट सीरीज रिगार्डिंग रिवीजन रिगार्डिंग व्हाट टू डू इन दीज कमिंग 2 months तो वो सारा कुछ डिस्कस करेंगे. सो स्टार्टिंग विथ कि आज से लेके अगर 5 जून तक देखें तो टोटल 2 months के आसपास का टाइम गैप है रफली 60 days का. सो व्हाट शुड बी द 2 month स्ट्रैटेजी की जो भी अगर कोई स्टूडेंट है जिसके मार्क्स अभी 90-95 के अराउंड बन रहे हैं और कम से कम उसे अगर 120 के आसपास ले जाना है तो क्या करना चाहिए. इस समय तो क्या है कि देखिए कि मैक्सिमम लोगों के इस समय जो आप टेस्ट सीरीज दे रहे हो उसमें मेजॉरिटी लोगों के 80 से 90 के बीच में बन रहा है, लेकिन 80 से 90 के बीच में सिलेक्शन नहीं होता या होता है तो बहुत डाइसी मार्क्स से रह जाते हैं क्योंकि कोचिंग वाले ये कहते हैं कि आप जितना टेस्ट सीरीज में स्कोर कर रहे हो उससे 10-15 नंबर ज़्यादा ही स्कोर करोगे. बट व्हाट इफ यू डोंट स्कोर. सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि ये जो आपके पास 1.5 से 2 महीने हैं यू नीड टू यूटिलाइज इट प्रॉपरली सो दैट आपका मार्क्स 90 से शिफ्ट होकर 120 आ जाए. 120 आने से क्या कि you'll be very safe in CSE as well as if you get lucky you'll be able to crack the forest service prelims also. तो being safe is the better idea. तो हम करें कैसे इस चीज़ को वो इम्पॉर्टेंट होता है. तो जो मेरा आइडिया है जैसे आपका अभी प्रीलिम्स है वो 5 जून को है तो 5 जून आई गेस इज द राइट डेट ना. तो 5 जून में तो हम 1 to 5 जून तो काउंट ही नहीं करते. उसको हम ऐसा मान लेते हैं कि मान लीजिए कुछ अनहोनी घटना हो जाए या आपको बहुत सारा प्लान करना है या पैनिक मोड में चले गए वॉट एवर माइट बी द केस वो हम काउंट नहीं करते. तो उसके अलावा अगर हम आज से देखें तो 16 से हमारे पास मई एंड तक का टाइम है. 16 से मई एंड अगर हम वीक्स में काउंट करें तो हमारे पास एक तो मई का 2 पूरा इसमें क्या होंगे 4 हफ्ते होंगे मतलब 2 वीक हो गया. ठीक है. उसके अलावा क्या है अभी 2 हफ्ते और हैं. ठीक है. अप्रैल में. तो व्हाट माय आइडिया वुड बी कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जो पूरा सिलेबस जितना भी आपको पढ़ना है दुनिया में जितना भी आपका प्लान था पढ़ने का वो सारा चीज़ आप पढ़ लीजिए इधर 15 दिन में. अब ये हम पढ़ेंगे कैसे इसका सबसे टफ पॉइंट आता है कि हम पढ़ेंगे कैसे. या हमने वो वाली बुक आधी पढ़ रखी है आधी नहीं पढ़ी है या हमने 4 महीने पहले पढ़ी थी आई डोंट रिमेंबर एनीथिंग आउट ऑफ दैट. तो उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि फर्स्ट ऑफ ऑल एवरी सब्जेक्ट आप इसको सेग्रीगेट करो चाहे वो हिस्ट्री हो चाहे ज्योग्राफी हो चाहे पॉलिटी हो. आप उसको सेग्रीगेट करो. एक A4 लो उसमें 1 से जैसे मान लो 15 पॉइंट्स भी हैं तो 15 की मतलब अगर मान लो फॉर एग्जांपल आप ज्योग्राफी लिखे हो तो NCERT क्लास 6 NCERT क्लास 7 NCERT क्लास 7 फिर आपको मान लीजिए GC ग्राउंड पढ़नी आपने वो लिखा. इफ़ यू वांट टू रीड पेरियार आपने वो लिखा. अगर छोटी से छोटी चीज़ फॉर एग्जांपल अगर आपको KBC वाला जो बुकलेट आती है जिसमें मैप्स की प्रैक्टिस होती है आपको वो भी करना है ना तो आप वो लिख दीजिए. आपको ये लगता है कि आपको ओरिएंट वाला जो बुकलेट आती है जिसमें पूरे मैप्स ही होते हैं आपको वो देखना है तो आप वो भी लिख दीजिए. उससे क्या होगा कि हर सब्जेक्ट का ना एक A4 में आपको बहुत फेयर आइडिया हो जाएगा कि आपको 10 चीज़ें पढ़नी है 15 चीज़ें पढ़नी है 20 चीज़ें पढ़नी है पढ़नी क्या है जो आपके आइडियल स्टेज में हो सकता है कि हमें ये पढ़ना है. ठीक है. उसके बाद आपको रियलाइज़ होगा कि ये चीज़ें मैं 15 दिन में नहीं कर सकता है ना या नहीं कर सकती. तो हम उसमें क्या है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीज़ें होती हैं उनको मार्क कर देते हैं यार ये तो अपने को 15 दिन में करना है बेयर मिनिमम ये करके जाना है. ठीक है. उसके आगे जब आप कॉलम बनाते हैं ना जब आपने लिस्ट बना दी उसके बाद आप कॉलम बनाइए ऐसे लाइन मार दीजिए. उसके बाद आप प्रॉपर कॉलम बनाइए. कॉलम में क्या होगा फर्स्ट हेडिंग होगी कि रेड रीडिंग आपने कर ली कि नहीं कर ली. तो रेड वाला जो पार्ट है ना कि आई हैव रेड इट और नॉट ये इधर 15 दिन में एक बार कंप्लीट हो जाना चाहिए. ये वाला जो पार्ट है ना वही इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट जो कॉलम्स होंगे वो रिवाइज पार्ट 1 रिवाइज पार्ट 2 ये हम आगे डील करेंगे सेपरेटली. तो जो मेरा पॉइंट है कि हर 15 दिन के अंदर आपको पहले आज कल परसों जब भी टाइम मिले बट वेन एवर यू प्लान इट फर्स्ट यू प्लान व्हाट यू नीड टू डू वॉट यू आइडियल सिचुएशन वॉट यू वॉन्ट टू डू. देन उसमें मार्क करोगे कि आप प्रैक्टिकल में 15 दिन में कितना कर सकता हूँ. उसके बाद उनमें फटाफट से पढ़ना शुरू करो इन 15 दिन में कवर अप करते हुए जैसे भी आपको पढ़ने का शेड्यूल हो. आप सारा सब्जेक्ट एक ही सब्जेक्ट 3 दिन में पढ़ते हो या 4 सब्जेक्ट एक दिन में पढ़ते हो वॉट एवर माइट बी योर आइडिया. द होल पॉइंट इज कि वॉट एवर पॉइंट्स यू हैव मेंशन वो कंप्लीट टिक होने चाहिए. तो वो टिक करने में एक अलग खुशी मिलती है. उसको बनाओ उसको दीवार पर चिपका दो और अलग खुशी मिलेगी. ऐसा क्या अचीवमेंट मिलता है ना आपको रियलाइज भी नहीं होगा. वो छोटी छोटी खुशियों में ना आप कर ले जाओगे आप क्योंकि कभी होता है कि हिस्ट्री पढ़ना मन नहीं लग रहा पढ़ने में तो कोई बात नहीं छोटा सा मैप देख लिया लेकिन टिक तो बराबर है ना यार. टिक तो एक लगेगी. बहुत खुशी देता है बहुत मोटिवेशन है भाई बहुत मज़ा आएगा आपको करने में. तो ये आप कर लो तो 15 दिन में ये कवर अ लॉट ऑफ पार्ट. मतलब मैं मान सकती हूँ कि आपने 100% टारगेट किया होगा 100% आप नहीं कर पाएंगे सर्टेनली बट यू रीच 80-85%.
उसके बाद हम नेक्स्ट महीने आते हैं मई में। मई में क्या है, अब आप उसको मई को पूरा 4 हफ्ते मत देखिए, आप उसको 2 हफ्ते प्लस 1 वीक देखिए, ठीक है। क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि मई का पूरा मंथ हम आपके रिविजन के लिए रख रहे हैं, इसीलिए हमने अभी कंप्लीट करा था सिलेबस, है ना। अब इसमें बहुत लोगों को ये डाउट आएगा कि सिलेबस तो कंप्लीट हो नहीं पाया है, हमने तो बहुत एम किया था, हमारा नहीं हो पाया, कुछ लोगों का 60% ही हो पाया, या कुछ लोगों को अभी से पैनिक अटैक आ रहा हो कि हो ही नहीं सकता इतनी जल्दी। तो वो सब बातें ठीक है ना, इसीलिए तो कहा था स्टार मार्क कर दो कि जो बचा रहेगा वो कब करोगे। तो अभी हम जब रिविजन का शेड्यूल बनाएंगे, मई में क्या करोगे आप, पहले 15 दिन देखो, मई के पहले 15 दिन आपका रिविजन है। आपने अभी तक जो भी पढ़ा होगा वो आप पढ़ोगे, फटाफट से उसको रिवाइज करोगे, जो भी आपने अभी तक पढ़ रखा है। उसके अलावा जो आपने इधर पिछले अप्रैल के 15 दिनों में आपने टिक मारा था और नहीं हो पाया, किसी में आधा बुकलेट हो पाई, उसको भी दिन में शेड्यूल का टाइम दोगे कि 3 घंटे 4 घंटे में उसको भी कवर अप करता चलूँ, या नई चीज़ें भी जो मुझे मेंशन करी हैं मैंने और जो मैं नहीं कर पाई थी उसको भी मैं करता चलूँ। तो उससे क्या है कि आपका एक प्रॉपर रिविजन भी हो जाएगा और एक जो चीज़ें आपकी रह गई है ना उनको वापस आपको करने का मौका मिलेगा। तो इसमें डरने की ज़रूरत नहीं कि हमने वो तब नहीं किया। मेंटल हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम एक बार हमारे मन में ये ख्याल आ जाए कि हमने तो एक बार सिलेबस भी कंप्लीट कर दिया था अप्रैल में, मई फर्स्ट सेकंड वीक में तो हमारा रिवीजन भी हो गया 2 बार, कितनी अच्छी फीलिंग आएगी। अब ये और हर बार हमें ना अपने टाइमलाइंस पे गिलोटिन क्लोजर करना होता है, ऐसा नहीं है कि हम 2 दिन और बढ़ा लेंगे कर लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। अपने को 1 से स्टार्ट करना है तो 1 से करना है, वो अच्छी फीलिंग आती है, गुड फीलिंग, मंडे तो मंडे, ठीक है। तो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस वाली बात है। इसके बाद आप क्या करोगे आगे प्लान करने के लिए, जो मैं करती थी, क्योंकि नंबर ऑफ रिविजन मैटर करते हैं। तो आप क्या करोगे, नेक्स्ट जो आपका 3rd वीक ऑफ मई आएगा, अब आप 3rd वीक ऑफ मई में क्या प्लान करोगे, मैं सारा का अभी तक मैंने रिवाइज़ किया है, अभी तक मैंने जो दुनिया का पढ़ा है उसको मैं प्रायोरिटी बेसिस पे जो मुझे मोस्ट इंपॉर्टेंट लग रहा है उसको मैं फटाफट से रिवाइज करूँगा। आप इतने समझदार होते हो कि आपका ब्रेन इतना केपेबल होता है कि आप आइडेंटिफाई कर जाते हैं कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो आप उसको रिवाइज कर ले जाओगे 1 हफ्ते में, फिर भी आपका बहुत कुछ बच जाएगा। इसके लिए लास्ट हफ्ता है, लेकिन लास्ट हफ्ते तक आते आते क्या कॉन्फिडेंस का लेवल है। 4 बार तो सिलेबस में यूँ ही पढ़ चुका हूँ, कैसे पढ़ा है इसके बारे में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। 4 बार पढ़ चुका है और मन में क्या आएगा कि छठे 6 को प्रीलिम्स है ना, मेरे पास तो 4-5 दिन और हैं। अच्छा 5, अच्छा हाँ हो सकता है शायद 5 जून को प्रीलिम्स है ना, ओके हाँ। तो आपको ये लगेगा ना कि यार आपके पास 4 डेज और हैं, जस्ट दिस मेंटल पीस ना कि अब तो मैं यूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें रिवाइज करूँगा जो मुझे लगा था कि यार चलो देख लेता हूँ लग्जरी में, फॉर एग्जांपल इंडेक्सेस, सवाल उससे पक्का एक आना है, लेकिन ये लग्जरी सोचने के लिए ना आपको समझ नहीं जाएगा कि यार ये लग्जरी भी कर लेते हैं, क्या पता ना। तो ये करने के लिए क्या कॉन्फिडेंस आएगा, आप पेपर में जब बैठोगे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि यू रिमेंबर थिंग्स और नॉट, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इस पूरे प्रोसेस में यू हैव गेन कॉन्फिडेंस। 4 से 5 बार रिविजन करना आपको क्यों हेल्प करेगा, गेस वर्क में हेल्प करेगा, जो कि हम आगे डील करेंगे, है ना। और दूसरी बात किस चीज़ में आपको कॉन्फिडेंस इंक्रीज करने में होगा, क्योंकि आपने बहुत टाइम हमें प्रीलिम्स में देखा होगा कि प्रीलिम्स में ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो कि आपको कहीं से भी हवा नहीं लगती कि ये तो आया नहीं, हमने सिलेबस में नहीं पढ़ा, ये हर साल हर बार क्या बैच बोलता आता है ना, इसमें कोई नई बात नहीं है। लेकिन व्हेन यू रीड इट मल्टीपल टाइम्स ना, इट हेल्प्स यू इन एलिमिनेशन, जस्ट द फेमिलियरिटी ऑफ इट, कि अपने को इतनी बार में देखने की टाइमलाइन पता है तो टाइमलाइन से एलिमिनेट हो जाएगा, जो कि हम भी गेस वर्क में सीखेंगे। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है कि आप नंबर ऑफ रिविजन्स कर लो, क्योंकि प्रीलिम्स में आपने क्या रट रखा है वो इंपॉर्टेंट नहीं, आप क्या आइडेंटिफाई कर पा रहे हो सामने तो आपके आंसर वो इंपॉर्टेंट होता है। तो बेसिक स्ट्रैटेजी अभी यही होनी चाहिए, इससे आपके मार्क्स 100% जो है 120 प्लस तो आ ही जाएंगे, क्योंकि मतलब मेरी खुद का एक्सपीरियंस है 5 टाइम्स मेरे मार्क्स हमेशा 120 प्लस या 140 प्लस मेजॉरिटी ऑफ टाइम्स आए, और वो प्रोसेस यही रहा है लास्ट के 1.5 महीने का। तो उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आता है, इवन आप भी बोल रहे थे कि जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं सारे सेक्शन में, बीट हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि वो काफ़ी रिपीट भी हो जाते हैं। तो ऐसा आप बता सकते हैं कि हिस्ट्री हो गया या ज्योग्राफी हो गया, जो जो भी टॉपिक्स आपको लग रहा है सेक्शन वाइज जो इंपॉर्टेंट है, जो अच्छे से रिवाइज कर ही लेने चाहिए, तो वो कौन कौन से टॉपिक्स हैं? हाँ, अभी क्या है कि देयर हैज़ बीन अ स्लाइट चेंज इन द प्रीलिम्स जो कि हम देते आ रहे हैं, उसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो सकते हैं सब्जेक्ट वाइज हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। जैसे फर्स्ट इफ वी डील विद पॉलिटी, तो पॉलिटी में क्या है 2 टाइप के क्वेश्चन बहुत प्रीडोमिनेंट हो गए, एक तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज वाला पार्ट पीछे वाला, और एक है जो एकदम आगे वाला स्टार्टिंग का पार्ट वन होता है लक्ष्मीकांत का, जिसमें एनालिसिस ऑफ आइडिया ऑफ फ्रेटर्निटी फॉर एग्जाम्पल, ये सारे क्वेश्चन होते हैं। तो लेकिन एट द सेम टाइम आप लक्ष्मीकांत पूरी स्किप नहीं कर सकते, क्योंकि क्वेश्चन उससे भी आना ही है। तो एक तरह से ये बुक है, इसको पूरा कंप्लीट आपको लर्न करना है, बट फोकस आपका ऐसी चीज़ों को जिनको आप इग्नोर कर देते हो
कि फॉर एग्जांपल इंटेग्रिटी जो वर्ड यूज़ हुआ है उसमें लक्ष्मीकांत में प्रॉपरली दिया गया है कि हम 2 कॉनोटेशन में यूज़ कर रहे हैं, फ्रेटर्निटी 2 कॉनोटेशन में, क्या कॉनोटेशन है ना उसका ध्यान रखना है। तो फर्स्ट पार्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज तो आप सारी चीज़ में ध्यान देते ही। फिर हम लेट्स कम टू ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में क्या है कि बहुत सारी चीज़ें हमारी करंट अफेयर्स बेसिस होती हैं। तो क्या है, एक बेसिक लेवल आप ज्योग्राफी आप पढ़ लो आपकी एनसीईआरटी से, जीसी से, व्हाटएवर माइट बी योर सोर्स, दैट्स गुड एंड वेलेवेंट। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ज्योग्राफी में क्या आती है कि आप करंट अफेयर्स के आपके बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स होते हैं, बहुत सारे वेबसाइट्स होते हैं जहाँ पे ना वो प्लेसेस इन न्यूज़ वाली टाइप के क्वेश्चन करते हैं। वो जो मैप पे लोकेशंस है ना वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि उसमें एक मैप का क्वेश्चन आएगा, एक कहीं से आपको बता देंगे यहाँ से यहाँ चले जाओ, है ना, फिर ये इक्वेटर में कौन से लाई करते हैं और हर चीज़ वहीं के आसपास होती है, या उन पॉइंट्स पे उन जगहों पे कौन से नेचुरल फीचर्स थे ज्योग्राफी के, वो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो ज्योग्राफी के लिए आई वुड सजेस्ट कि मोस्टली रेफर दी ऑनलाइन कंटेंट, जो कि हम कहते हैं ना वैल्यू एडिशन वाला कंटेंट होता है। फिर हम आते हैं हिस्ट्री पर। हिस्ट्री को हम कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। तो अगर हम मॉडर्न हिस्ट्री की बात करें तो मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चंस कहाँ से आ रहे हैं, 1857 से पहले के या 1947 के बाद के। तो जो बीच का पार्ट है वो भी हमको पढ़ना है, लेकिन इसके आगे और पीछे के पार्ट पर फोकस करना है। तो उन पे एक्चुअल में फोकस ज़्यादा करना है, क्योंकि उन पे सवाल आ रहे हैं। लेकिन बीच की लाइन का पूरा टाइमलाइन अपने को पता होना चाहिए, क्योंकि बीच में आजकल सवाल नहीं आते 1857 से 47 के बीच में, मतलब कम नंबर ऑफ क्वेश्चन आते हैं। लेकिन कोई ना कोई ऐसा सवाल आता है जिसके सोल्यूशन हमें ना इनकी पूरी टाइमलाइन ऑफ इवेंट से पता चल जाता है, क्योंकि उसका सोल्यूशन किसी को भी नहीं पता होता, वो सोल्यूशन बाद में सब लोग गूगल करके निकालते हैं, है ना, लेकिन वो टाइमलाइन से पता चल जाएगा। ये हमारे गेस वर्क में काम आता है। तो इसलिए आप कोई भी बुक पढ़ो, चाहे आप एनसीईआरटी पढ़ लो तो उसके आपने शॉर्ट नोट्स बना रखे, नहीं बना रखे, कुछ लोगों ने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा होता, वो बहुत स्मार्ट होते हैं कि हिस्ट्री तो हमें ऐसे ही हम सोच लेंगे। तो अगर नहीं पढ़ा है ना तो कोई बात नहीं, स्पेक्ट्रम का वो जो पीछे वाला जो शॉर्ट नोट्स है ना उसको 10-12 बार पढ़ लो, क्योंकि इतना समय तो है नहीं कि पूरी स्पेक्ट्रम पढ़ ले जाओगे। या तो डेडिकेटेडली आप दिन का 1 घंटा निकालो, अदरवाइज ऐसे लर्न कर लो। इसमें एक और पार्ट जो इम्पॉर्टेंट होता है कि अब हम एंशिएंट हिस्ट्री की बात करते हैं तो उसमें लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है। तो एंशिएंट हिस्ट्री एंड कल्चर मिक्स करके आते हैं। तो बट आई वुड सजेस्ट एंशिएंट हिस्ट्री के लिए, इफ़ यू हैव टाइम एंड यू हैव रेड इट, इट्स वेरी गुड, क्योंकि कुछ चीज़ों पर हमको फोकस करना है। जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में माइन्यूट डिटेल्स, चाहे आप लूसेंट से पढ़ लो, एनसीईआरटी से पढ़ लो, अरिहंत की बुक आती है उससे पढ़ लो, किसी से भी पढ़ लो, है ना। लेकिन उसके अलावा जो एनसीईआरटी में डायग्राम दिए होते हैं ना वो ज़रूर करके चले जाओ, जो ड्राइंग डायग्राम, और उसके अलावा जो PT 365 में आप बुकलेट्स में देखते हो कि क्या चीज़ इंपॉर्टेंट आई है, कौन सी नई मूर्ति काम मिली है, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे आर्ट एंड कल्चर और एंशिएंट हिस्ट्री के क्वेश्चन ना सिर्फ आपकी ड्राइंग के नीचे जो पढ़ा है ना उससे भी बहुत हेल्प मिल जाती है। और टाइमलाइन मोस्ट इंपॉर्टेंट है हिस्ट्री में, आपको टाइमलाइन पता होनी चाहिए, एलिमिनेट कर ले जाओगे, क्योंकि 1 और 2 इज़ करेक्ट, 2 और 3 इज़ करेक्ट, 1 और 2 and 3 इज़ करेक्ट, उसमें कुछ ना कुछ एलिमिनेट हो जाता है, उसके लिए बहुत ज्ञान की ज़रूरत नहीं पड़ती अपने को। फिर आता है मेडिकल हिस्ट्री का, उसका सवाल पूछा जाता है, तो उसके लिए आप अगर कहीं से पढ़ा है तो ठीक है, अदरवाइज लूसेंट इज गुड है ना, 2 बार पढ़ लो, बेसिक अंदाज़ा रख लो कहाँ क्या होता है, बस ठीक हो जाता है। नेक्स्ट वी कम टू पॉलिटी हो गया अपना, ज्योग्राफी हो गया, हिस्ट्री हो गया। फिर आता है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में बेसिक कंसेप्ट जो होते हैं, जो कि आप एनसीईआरटी से पढ़ते हो या आपने कोई कोचिंग से पढ़े हुए कहीं से भी, वो अपने को आने चाहिए, क्योंकि कुछ 4-5 सवाल बेसिक वाले आ जाते हैं। उसके अलावा क्या है, करंट अफेयर्स से आता है, तो आपकी जो भी आप रेफर कर रहे हो मटेरियल फॉर करंट अफेयर उसका देख लो, बाकी और कुछ भी बहुत स्पेशल रिक्वायरमेंट नहीं होती, बेसिक्स कंप्लीट होने चाहिए उसके इकोनॉमिक्स के। उसके आगे आता है एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट में मैक्सिमम चीज़ें करंट अफेयर्स से आनी है, तो उसमें कोई अपने को परेशान होने की रिक्वायरमेंट होती नहीं, तो आप बस ऐसे ही करते रहो। उसमें भी एक इंटेलिजेंट एलिमिनेशन की रिक्वायरमेंट है, जो कि हम आगे डील कर लेंगे, तो उससे थोड़ा आपको बेटर आइडिया मिल जाएगा। उसका अलावा अगर देखें तो एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है कि एक तो सारी बुक्स पढ़ लिए, रिवीजन कर लिए, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देख लिए, उसके अलावा एक टेस्ट सीरीज़ का एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है। तो किसकी लगानी चाहिए, कितनी टेस्ट सीरीज़ लगानी चाहिए, और फिर केवल टेस्ट सीरीज़ एक बार लगाने से होगा या फिर रिवाइज उसको कैसे करें। तो टेस्ट सीरीज़ से रिलेटेड काफ़ी डाउट्स होते हैं, तो आपका क्या स्ट्रैटेजी थी पर्टिकुलरली टेस्ट सीरीज से रिलेटेड? देखिए, इसमें अगर हम टेस्ट सीरीज़ की बात करें तो अगर हम उन बच्चों को हटा लेते हैं जिनका नंबर ऑफ अटेम्प्ट ज़्यादा है, जो कि ऑलरेडी बहुत ज्ञानी है, वो 2-3 टेस्ट सीरीज कर चुके होंगे, तो उनका तो पार्टी हटा दो। हम उन पर डील करते हैं जिन्होंने अभी तक टेस्ट सीरीज करी नहीं है, या उन्होंने ना 2-4 टेस्ट कर लिए हैं एंड दे हैव नॉट इवन रेड द आंसर्स, या पढ़े होंगे तो भी है ना, उसका कोई रेलेवेंस नहीं रहा,
ठीक है, तो वो वाली स्थिति वाले बच्चे क्या करें? तो उसके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम यही है कि आप, अगर आपने अभी ये गोल्डन पीरियड है, आपने अभी लगा लिया ना टेस्ट सीरीज, तो विल विन। टेस्ट सीरीज आप वैसे बच्चे कितने टाइम पे कितनी लगाएं, सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है, तो एक लगाइए पहली बार, कोई भी एक टेस्ट सीरीज लगाओ, लेकिन वो कंप्लीट कर दो। कंप्लीट का मतलब है अगर उसमें 30 टेस्ट और 30 देने हैं, 40 है तो 40 देने, क्यों? क्योंकि कोचिंग वाले भी कॉम्पिटिटिव हैं, दे ऑल्सो चेक ईच अदर्स टेस्ट सीरीज एंड दे पुट द क्वेश्चंस देयर। तो व्हाई यू टेक द पेन ऑफ डूइंग मेनी अदर टेस्ट सीरीज व्हेन यू डोंट हैव द टाइम कि मैं 10 इसके लगा लूँगा, 10 इसके लगा लूँगा, या तो हमने बहुत पहले से प्लान कर रखो कि सबके 30-30 लगा ली हूँ, नहीं है तो एक का पूरा लगाओ, दैट विल पे यू। ठीक है, तो फर्स्ट आप कोई भी कोचिंग का कर सकते हो। जैसे पर्सनली आई हैव अ चॉइस फॉर विजन प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज के लिए, उसका रीज़न बस ये है कि उनके आंसर्स जो है वो बहुत इलाबरेट हैं। आंसर्स इलाबरेट होने का हमें हैवी लगता है, हमें लगता है कि हम किसी और वाली कर लें, उसमें इतने आंसर है, इसमें इतने बड़े आंसर हैं, हम कैसे पढ़ेंगे? बट आंसर ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आंसर जब आप पढ़ते हो तो आप रिवाइज करते हो तो आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है जो आपने कहीं बुक में नहीं पढ़ी होती, और वो आपके वो टेक्निकली जो विजन के सोल्यूशंस हैं वो आपकी एक कोर्स बुक की तरह बन जाता है, तो वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अब हम ये कहें कि कितने लगाने हैं, तो अभी से अगर हम मान के चलें आज की डेट से मैक्सिमम आप लगा सकते हैं, तो आप 15 मई तक या 20 मई तक लगा सकते हैं। उसके अलावा मुझे नहीं लगता कि आपको लगाना चाहिए क्वेश्चन आंसर, और पर डे 1 सॉल्व करिए। ठीक है, और पर डे 1 सॉल्व करिए, उसका एक टाइम लिमिट रखिए, 40 मिनट से 1 आवर में कर देना है, क्योंकि यू डोंट हैव द टाइम टू डू इट कि मैं पूरा 2 घंटे लगा के कर रहा हूँ, क्योंकि हमें सोल्यूशन भी पढ़ने, हम अभी प्रिपरेशन मोड में, आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने आते ही हैं एग्जाम में। एक पर डे एक लगाना है 20 तारीख तक। उसके अलावा क्या करना है कि जब लगाना है तो जब क्वेश्चन सॉल्व करने हैं 40 मिनट से 1 आवर में यू सॉल्व योर क्वेश्चन। उसके बाद क्या करेंगे, आप 15 मिनट 20 मिनट का ब्रेक लीजिए, लेकिन तुरंत के तुरंत सोल्यूशन पढ़िए। इफ़ यू मेक इट अ पॉइंट कि मुझे अभी 15-20 मिनट का तुरंत सोल्यूशन पढ़ना है, तो आप सोल्यूशन पढ़ ले जाओगे। अदरवाइज अभी ये हमने सोचा कि हम लंच के बाद सोल्यूशन पढ़ेंगे, फिर ये पढ़ के पढ़ेंगे, तो फिर वो कभी नहीं पढ़ेंगे। और खास बात है कि आप जब तुरंत सॉल्व करते हो तो तुरंत पढ़ने में आपको समय कम लगता है। आप 2-2.5 घंटे में सोल्यूशन पढ़ लेते हो, वो आपको हाउएवर मतलब हॉरिफिक लगे कि क्यों पढ़ना है, लेकिन वो पढ़ना है। अदरवाइज फिर टेस्ट मत दो, क्योंकि उसका आपके लिए कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो तुरंत का तुरंत सोल्यूशन पढ़ो। ये काम आप करोगे तो जब मैंने आपको बताया था कि आपके रिविजन का पार्ट स्टार्ट होता है मई से। जब मई आपका रिवीजन का पार्ट होगा ना, दिन का 1 घंटा टेस्ट, जो आपने जो भी टेस्ट सॉल्व किया उसके रिवीजन का भी देना। आप एक टेस्ट तो दे ही रहे होगे, तब एट द सेम टाइम एक टेस्ट के सोल्यूशन रिवाइज करने का। नहीं तो फिर टेस्ट भी दिया, सोल्यूशन भी पढ़े, लेकिन अगर उसको रिवाइज नहीं किया तो फिर से 0 है। तो हमें इतना समय क्यों खराब किया? तो मेरा ब्रॉड सजेशन यही है कि आप एक टेस्ट सीरीज को पूरी शिद्दत से दो, उसको भी रिवीजन के शेड्यूल में ले आओ। 15 दिन वाले रिवीजन में भी, फिर 7 दिन और 7 दिन वाले रिवीजन में भी थोड़ा थोड़ा देख लूँगा, वर्टिकल रीडिंग कर लूँगा, लेकिन बस अंदाज़ा हो। फॉर एग्जांपल अलाउद्दीन खिलजी के टाइम में क्या क्या हुआ, बस ब्रॉड आइडिया होना चाहिए कि जब क्वेश्चन आया आपके सामने तो आपको ये लगना चाहिए कि मैंने तो देखा नहीं इतनी जगह पढ़ के, जब मुझे याद नहीं आ रहा है कि कहीं देखा, इसका मतलब नहीं होगा। ये मार्क करके देखना हमेशा सही हो जाता है। तो ब्रॉडली ये। तो इसके अलावा फिर एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है कि रियल एग्ज़ाम में क्या करना चाहिए। तो रियल एग्ज़ाम में जो 2 प्रॉब्लम मेजॉरिटी लोग फेस करते हैं, एक होता है टाइम मैनेजमेंट का, और दूसरा होता है कि कितना मार्क करें, गेस वर्क कितना करें। तो व्हाट इज़ द राइट नंबर ऑफ अटेम्प्ट इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ क्वेश्चंस, और गेस वर्क कितना करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, और टाइम मैनेजमेंट कैसे करना चाहिए कि 100 सवाल को अटेम्प्ट करना इन 2 आवर्स। फर्स्ट चीज़ हम डिस्कस करते हैं टाइम मैनेजमेंट पेपर में कैसे करना है। तो पेपर में जो अभी मैंने आपको पीछे वाली बात बोली थी कि आपको 40 मिनट्स में पेपर करना सीखना है, 40-45 मिनट्स मैक्सिमम। उसका रीज़न ये है कि हमारी एक हैबिट पड़ जानी चाहिए इधर आने वाले 1-1.5 महीने में कि हम 40 मिनट्स के अंदर पूरा 100 क्वेश्चन स्कैन कर ले जाते हैं। तो आप जब करोगे ना, तो फर्स्ट 40 मिनट्स आपके जो क्वेश्चन पेपर के होने चाहिए, आप जब आपकी हैबिट पड़ गई इधर 1-1.5 महीने में, दैट विल पे यू, क्योंकि आप फटाफट स्कैन कर ले जाओगे। जो आपको फुल प्रूफ आते हैं आप उसमें टिक कर देते हो, जो नहीं आते आप उसको क्रॉस कर दो कि यार ये इसके बारे में मुझे कोई अंदाज़ा नहीं है, तो मैं इस बारे में सोचूं, मैं दिमाग भी नहीं लगाऊंगा। लेकिन जैसे कि यार शायद इसका ये आंसर है, शायद इसका वो आंसर है, कुछ हो सकता है, ऐसे वालों को सर्कल कर दो। तो 1 से 40 मिनट्स जो आपका बीतता है, दैट हैज़ हेल्प मी एंड ऑल माई फेलोज जिनको मैंने गाइड किया था, उनके साथ सबके साथ उनके मार्क्स कंसिडरेबली 15-20 नंबर बढ़े ये वाली स्ट्रैटेजी में। क्योंकि आप क्या करोगे, फर्स्ट 40 मिनट्स में आपका पूरा क्वेश्चन पेपर हो गया, तो यू डोंट हैव दिस आइडिया कि शिट क्वेश्चन पेपर तो मैं देख ही नहीं पाया। उस 40 मिनट्स में आपने जो आते थे वो आपने मार्क कर दिए, जो आपको नहीं आते थे वो आपने क्रॉस कर दिए, जो आपको डाउट थे वो सर्कल कर दिए, तो आपको पूरा सेग्रीगेशन भी हो गया।
फिर नेक्स्ट 20 मिनट्स हम किसको देंगे, 20 से 30 मिनट्स मान लो, 30 मिनट्स वो जो सर्कल आपने कर रखा है ना, उन सर्कल वालों पे वापस जाओ, क्योंकि वो काफ़ी होंगे, नंबर बहुत ज़्यादा होगा उनका, है ना। उन सर्कल वालों पे वापस जाओ, उनमें आप एलिमिनेट करना शुरू करो। उनमें से कुछ सर्कल ऐसे होंगे जो कन्वर्ट हो जाएंगे क्रॉस में कि ये तो नहीं हो सकता अपने, लेकिन बहुत सारे ऐसे सर्कल्स होंगे वो सॉल्व हो जाएंगे कि हमें वो सॉल्व करने नहीं, तो हम पास नहीं होंगे, क्योंकि उनका नंबर बहुत ज़्यादा होता है जो हमें डाउटफुल होते हैं हमारे, तो हमें वो करने होंगे। उसके बाद आप नेक्स्ट 20 मिनट्स दीजिए या 15-20 मिनट्स दीजिए जिनको आपने क्रॉस कर रखा है, क्योंकि आपको पहली नज़र में ऐसा लग सकता है कि वो क्रॉस है, मुझे नहीं आता, लेकिन ओवर द कोर्स ऑफ टाइम आपसे वो क्वेश्चन कहीं ना कहीं एलिमिनेट हो जाता है। या कभी कभी क्या हुआ है, एक दो बार फिल्म्स में देखा गया कि सम क्वेश्चन इज एन आंसर इज गिव्स सम हिंट टू द आंसर ऑफ द बैक एंड क्वेश्चन जो आपने क्रॉस कर दिया था। तो आप इस पूरे प्रोसेस में जब वहाँ पे जाओगे ना, एक दो क्वेश्चन उसमें भी सॉल्व हो जाते हैं। उसके बाद आप 20 मिनट्स का टाइम दो अपना आंसर बुकलेट भरने का। फिर उसके बाद आपके पास 5 से 10 मिनट बचा रह जाता है। वो 5 से 10 मिनट आपने फिर से आप पूरे पेपर को जाओगे, कहीं कुछ तुक्का मारना है मार दिया, जिससे अपने को एक नंबर ऑफ स्कोर कितना ले जाना है क्वेश्चंस का, मिनिमम 90 प्लस ले जाना है। उसके कम करने का कोई फ़ायदा वैसे भी नहीं होता है ना। इसके ऊपर एक बहुत अच्छी यूट्यूब पे वीडियो है जिसमें ये एक्सप्लेन किया गया कि उस पर फ़ायदा क्यों नहीं होता। तो रिस्क तो लेना ही है, ऐसे तो फेल हो जाएंगे, तो रिस्क अब लास्ट के 10 मिनट पर पूरा रिस्क लेंगे कि जितना भी लग सकता है उसको मार्क कर लेंगे। तो इस हिसाब से आप करोगे ना, तो आपका जो है, जैसे हमारी रिवीजन की स्ट्रैटेजी थी उस हिसाब से हमारे पेपर सॉल्व करने की स्ट्रैटेजी हो जाती है। आपने 2-3 बार देख लिया है, आपको ऐसा नहीं रहेगा कि शिट वो क्वेश्चन मैं भूल गया, शायद सोचता तो आ जाता, तो आपका कंप्लीट हो जाता है। और इसके अलावा अगर लास्ट 15 डेज़ में कुछ अगर क्या रिवाइज, कौन से टॉपिक्स रिवाइज करना है, या लास्ट 15 डेज़ में क्या मेंटालिटी होनी चाहिए या क्या स्टेट ऑफ माइंड होना चाहिए, बिकॉज काफ़ी पेसिमिज्म भी आ जाता है या फिर लोग नेगेटिव सोचने लगते हैं, तो मेंटल स्टेट ऑफ माइंड के लिए क्या करना चाहिए या फिर क्या कर सकते हैं कि सो डैट कि वो पॉजिटिव आउटलुक बना रहे या कॉन्फिडेंस वो आ जाए इन द लास्ट 15 डेज बिफोर प्रीलिम्स। तो कॉन्फिडेंस के लिए तो जो हम एक आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, जो कि मतलब मोस्ट सीरियस एस्पेक्ट है, लेकिन हम उसको बहुत लाइटली लेते हैं, वो है रूटीन। ठीक है, रूटीन अगर आपने जो अभी आप 1-2 दिन में अभी आप प्लान करते हो, आप उस रूटीन को फॉलो कर रहे हो ना, अपना एक आपका टाइम है उठने जगने पढ़ने का, आप अपनी चीज़ों पे टिक मारते जा रहे हो। क्योंकि अब हमने जो पहला A4 बनाया था उसमें पहला कॉलम तो था कि हमने वी हैव रेड इट वंस, ठीक है। नेक्स्ट कॉलम आता है रिवाइज्ड 1, रिवाइज्ड 1, रिवाइज्ड 2, रिवाइज्ड 3। आप उसमें धीरे धीरे टिक मारते रहते हो। वो क्या है कि आपके लिए बहुत मेंटल पॉजिटिविटी की हेल्प करता है। पहली चीज़ तो ये हो जाती है, जो बहुत छोटी चीज़ लग रही है लेकिन वो रियल में एक्चुअल में हेल्प करती है। सेकेंड चीज़ जो क्या है कि जो आप मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स की बात कर रहे हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स उस समय हम बहुत ज़्यादा सेग्रीगेट करने की क्षमता नहीं होती हमारे दिमाग में, हम परेशान रहते हैं। अगर जो हमारा शेड्यूल में जो चल रहा है, हमें जो करना है, हमारी प्रायोरिटी हमने प्लान करी थी बैठ के, तो उसको हम करेंगे। एट द सेम टाइम लास्ट के 15 डेज इसलिए बहुत क्रूशियल होते हैं कि बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स हैं, इंस्टाग्राम हैंडल्स हैं या वेबसाइट्स हैं जिसमें ना 5 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस पर डे वाले टाइप के क्वेश्चंस हो रहे होते हैं, है ना। उनको आप ज़रूर देखिए। उसमें रात में 1 से 2 घंटे जब एकदम थक जाता है लाइफ में, कुछ भी करने की इच्छा नहीं है, काउच पे लेट जाओ, बढ़िया से फ़ोन चलाते हो, लगातार फ़ोन पर स्क्रॉल करते रहो, कुछ ना कुछ दिमाग में जाएगा। जब वहाँ आप एग्ज़ाम देने जाओगे ना, तो किसी की आवाज़ सुनाई दे रही हो कि नहीं ये नहीं होता, उसी अंदाजे में मान लेना होता है। बहुत ज़्यादा याद रख नहीं सकते क्योंकि कैपेसिटी है नहीं ब्रेन की, तो ब्रेन को हमें इतना ट्रेन कर देना पड़ता है कि जो मैं सोच रहा हूँ वही सही होना चाहिए, क्योंकि इसके अलावा तो मैंने सुना नहीं, इतना तो देख लिया था मैंने। तो वो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अपने हिसाब से एफर्ट ही क्यों ले रहे हो, किसी ने आपके लिए ले रखा है, तो 2-3 कोचिंग का फॉलो कर लो, रात में लेटे लो। और थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है, इट माइट साउंड वेरी ट्रिविया बट एक कोचिंग के टीचर ने बोली थी, है ना, पूरा दिन में इतना एफर्ट करते हो तुम लोग, रात में पूरी दिन आँख बंद करके अपने कमरे में टहला करो। मैं आँखें बंद करोगे, इमेजिन किया करो वो जो राजा वाला केप नहीं होता है, केप पहन रखा है यहाँ पे और क्राउन पहन रखा है, और टहलो, राजा वाली फीलिंग लो कि आता है मुझे सब, जो मैं करूँगा वो ही है सही। आप ये बहुत तरीके लगते हैं कि यार ये क्या पागलपन की बात है, इससे थोड़ी होता है, इससे और कुछ नहीं होता। हमको अपने दिमाग को बताना है कि हमसे हो जाएगा, ठीक है। जब इतना कॉन्फिडेंस आएगा ना कि तुम ही वही हो, 5 मिनट टहल के देखो क्या चार्ज अप हो जाता है, उसके बाद नींद नहीं आती, थोड़ी देर 10-15 मिनट तो ऐसा लगता है कि मज़ा आ गया लाइफ में। तो आप ये करो, क्योंकि जब इसको आप ट्रेन कर दोगे ना दिमाग को कि जो आप कर रहे हो वही सही है,
आप थक नहीं सकते क्योंकि यू आर द बॉस. इफ यू गेट टायर्ड देन नथिंग कैन हैपन. तो जब ये फील लेते हो तो राजा बचपन से राजा रानी किससे सुनते आ रहे हो, तो ये जब फील ले लेते हो तो एक अलग फीलिंग में आ जाते हो. और उससे क्या होता है कि वो रिस्क टेकिंग एबिलिटी जो होती है ना एग्जाम की वो बढ़ जाती है. अपने को पता होता है कि हमसे नहीं होता किससे नहीं होता, लेकिन उसको प्रोसेस करो यार. 2 महीने अपने को फील कराओ कि तुम ही डॉक्टर स्ट्रेंज हो, तुम ही राजा हो इस दुनिया के, तभी होगा, नहीं तो ऐसे नहीं. सो थैंक यू आरुषि फॉर शेयरिंग योर स्ट्रेटजी की 2 मंथ में क्या करना चाहिए एंड ऑल द टॉपिक्स. जैसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या हो गए, टेस्ट सीरीज़ का क्या रोल है, रिवीजन कैसे करें, रियल एग्ज़ाम में कैसे टैकल करें या कॉन्फिडेंस लेवल को कैसे हाई रखें. सो डेफिनेटली ये व्यूअर्स को हेल्प करेगा इन क्रैकिंग देयर प्रीलिम्स. और अगर कुछ भी अगर ये रोल अगर प्ले करता है जो व्यूअर्स आपसे सीखते हैं तो डेफिनेटली इट विल हेल्प देम. सो वंस अगेन थैंक यू अ लॉट आरुषि.